नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे चांदी की, जहां पर लगातार गिरावट के साथ अब पिछला एक महीना अगर देखा जाए तो 13% तक की गिरावट चांदी में अब तक दर्ज हो चुकी है। इस साल में अब चांदी 20% ही सिर्फ ऊपर है और करंट डिक्लाइंस के साथ चांदी 2 महीने के लोज पर कारोबार कर रही है। यहाँ से किस तरह के क्यूज रह सकते हैं बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर एक रेंज में अब कच्चा तेल अटकता हुआ नजर आया है और बातें ये हो रही हैं कि दिसंबर में ही शायद हम यहां पर WTI को 65 पर जाता हुआ देखेंगे। 68 के आसपास ऑलरेडी यहां पर कारोबार है। साथ ही बात करेंगे जीरे की, जहां पर कम बुआई और मौसम अनानुकूल के चलते यहां पर जीरे में कुछ तेजी देखने को मिली है। यहां पर क्या फंडामेंटल्स हैं और जीरा कितना गर्म हो सकता है, क्या फिर से हीरा होने की तैयारी है, इन सब पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोरसाइट बुलियन के फाउंडर विराज डिडवानिया, नवकार स्टर्लिंग सिल्वर के अभय रांका, केरिया एडवाइजरी से अजय केरिया और जीरे पर बात करने के लिए राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत चांदी के साथ कर लेते हैं और यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए पर किलो के लेवल्स आते हुए देखे, लेकिन उसके बाद लगातार मुनाफा वसूली है। जो ट्रंप कार्ड है वो यहाँ पर चांदी के लिए चलता हुआ नजर नहीं आ रहा और 1 लाख के बाद मुनाफा वसूली होते होते प्राइसेस 87,000 पे आ गए हैं। विराज, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे याद है आपने कहा था कि प्रॉफिट टेकिंग आएगी और आ भी चुकी है। करंट लेवल्स प्राइस मूवमेंट के हिसाब से आपको क्या लगता है अब यहाँ से कहाँ मूव करेंगे हम? नमस्ते मनीषा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक ऑन द शो। जो आपने बोला ना ट्रम्प कार्ड, वो ट्रम्प कार्ड ही है। ट्रम्प्स इफेक्ट इज हैपनिंग ऑन सिल्वर। आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखो तो मार्केट को लग रहा है कि जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं वो नीचे आएंगे। जो रेट कट था वो दिसंबर में नहीं होके मे बी बाद में होगा, मे बी नहीं होगा। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ट्रम्प के कारण हो रहे हैं, जिनका इम्पैक्ट चांदी पे डायरेक्टली आ रहा है और मुझे लगता है आएगा कुछ हफ्तों तक एटलीस्ट। तो मेरा व्यू है कि यहाँ से थोड़ा और नीचे जाएगा। और कस्टमर्स बाय कर रहे हैं। जब मैं अपने कस्टमर्स से बात करता हूँ, वो आर रिटेलर्स और होलसेलर्स अक्रॉस द कंट्री, कस्टमर डिमांड है। मेरा सेल्स टीम अभी नॉर्दर्न महाराष्ट्र में है और उन्होंने बोला सराफा बाजार एकदम भरा हुआ है। तो आई थिंक डिमांड है और फिजिकल डिमांड है, पर प्राइसेस यहाँ से थोड़े और नीचे जाएंगे। वेल एब्सोल्युटली, जो मुनाफा वसूली है या प्रॉफिट टेकिंग है उसका पूरा फायदा यहाँ पर खरीदारों को तो हुआ ही होगा, क्योंकि 90, 95, 1 लाख पे जो लोग नहीं खरीद पा रहे थे और जिनको लग रहा था वी मिस द बस, क्लियरली उनके लिए ये लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। अब है आपका क्या सेंस है ऑन ग्राउंड? जैसे विराज कह रहे हैं कि खरीदारी ऑन ग्राउंड अच्छी खासी है, क्या यही चीज़ हम साउथ इंडिया में भी देख रहे हैं? किस तरह की बाइंग है? विराज स्टेटमेंट, जैसे हर बार प्राइस के जैसे जैसे करेक्शन आते हैं कस्टमर और बाई करने के लिए विद द वेडिंग सीजन ऑन चांदी की खरीदारी में और 4 चांद लग गए हैं। एब्सोल्युटली। अब है कितनी बाइंग एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर अब नवंबर दिसंबर के महीने में? अगर इस क्वार्टर को देखा जाए, आप कहेंगे इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स हमने सिल्वर के प्राइसेस में आते हुए देखे हैं, जो प्रॉफिट टेकिंग है क्लियरली इसको सपोर्ट करेगी। क्या कुछ नंबर्स के साथ आप लोग काम कर रहे हैं कि पिछले क्वार्टर से इतना बेटर है, लास्ट ईयर के क्वार्टर से ये क्वार्टर इतना बेहतर हो सकता है? कुछ परसेंटेज इंक्रीज की कॉन्वर्सेशन हैं, कुछ कैलकुलेशन हैं? अब है ये सवाल आपसे है, आप म्यूट पर हैं। अब है हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, आप शायद म्यूट पे हैं। ऑलराइट, अब इसे यहाँ पर फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन विराज आप कैसे देखते हैं परसेंटेज कैलकुलेशंस के लिहाज से? Could you repeat the question, Manisha जी? You're saying विराज, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि कितनी इस क्वार्टर में किस तरह का सेल्स इंक्रीज आप देखेंगे डिमांड के हिसाब से? तो मनीषा जी, जो वेडिंग सीजन है, इट्स नॉट क्वार्टर। दिसंबर जनवरी में भी बहुत सारे डेट्स हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड हमारे कस्टमर्स बोल रहे हैं कि अगला 2 महीना बहुत अच्छा होने वाला है। दिसंबर जनवरी बहुत डिमांड है। लाइक आई सेड, जब हम लोग अपने कस्टमर से मिलने जाते हैं, जब विजुअली समझ में आता है कि फुटफॉल्स बढ़े हैं क्या, जब हम लोग बात करते हैं तो समझ में आता है कि फिजिकल डिमांड और बिल साइज बढ़ा है क्या। ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन में है।
तो मुझे लगता है ये क्वार्टर का मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, पर अगले 2-3 महीने बहुत अच्छे होने फिजिकल डिमांड के हिसाब से, अगर प्राइसेस यहीं पे रहे। ऑलराइट, वो एक ऑफ कोर्स कैवियट है यहाँ पर। अबे आप कैसे देखते हैं डिमांड? ऑफ कोर्स जैसे विराज कह रहे हैं कि ये क्वार्टर नहीं, स्पिल ओवर हम अगले साल में भी आता हुआ देखेंगे, क्योंकि शादियों का सीजन यहाँ पर जनवरी फरवरी, फिर एक ब्रेक आती है बीच में, कहीं जून तक यहाँ पर आगे चलता है। आप कैसी डिमांड बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखेंगे तो शादियों के सीजन के बाद इमीडिएटली यू हैव लॉट ऑफ फेस्टिवल्स कमिंग इन और बहुत सारे ओकेजन्स आ रहे हैं, तो डिमांड्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी अप। चांदी में लोग मुनाफा बुक करते जा रहे हैं और उस हिसाब से जिस हिसाब से गिरावट और उछल कूद हो रही है, चांदी में बाइंग इज ऑन एंड ऑन। अभय, मार्केट्स का मानना है कि 7 to 8,000 टन चांदी इस साल यहाँ पर इंपोर्ट हो सकती है। आपके नंबर्स क्या हैं? सॉरी आई लॉस्ट यू। चांदी का कितना इंपोर्ट देखते हैं इस साल में? ऑलराइट, अभय के साथ थोड़ी सी लाइन वहां पर वीक है। विराज, आप कितना इंपोर्ट देखेंगे इस साल के हिसाब से? जो आपने नंबर दिया मनीषा जी, अराउंड दैट, एट विच अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, इज अ वेरी हाई नंबर। एब्सोल्युटली। अगर पिछले साल की बात की जाए तो काफी कमजोर था, लेकिन उसका पहला साल काफी स्ट्रांग था। और ये शायद हम पैटर्न बनता हुआ देखते हैं चांदी में कि एक साल इतना ज्यादा इंपोर्ट हो जाता है कि उसके अगले साल कमजोर होता है, और ये ट्रेंड यहाँ पर जारी रहता है। विराज, किस तरह से लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं चांदी? आई मीन बुलियन बाइंग तो हमेशा यहाँ पर रहती ही है, क्या और कई तरीके ETF नंबर्स काफी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड रहे हैं, लेकिन आप क्या राय देंगे यहाँ पर कंज्यूमर्स को? तो मनीषा जी, जैसे आपने बोला, ETF एज एन एसेट क्लास, बहुत सारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स उसकी तरफ जा रहे हैं। फिजिकल डिमांड विल ऑलवेज बी देयर, कॉइन्स बार्स वो तो है ही, साथ में ETF, साथ में जो डिजिटल सिल्वर डिजिटल गोल्ड के प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी हैं। आई थिंक एज टाइम गोज लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो सिर्फ फिजिकल चांदी नहीं, वो ETF भी ले रहे हैं, वो डिजिटल सिल्वर भी ले रहे हैं। फिजिकल सिल्वर के भी अलग अलग फॉर्म्स, ट्रेडिशनली थाली बर्तन मूर्ति होती थी, बट मोर एंड मोर गिफ्टिंग आइटम्स भी सिल्वर में आ रहे हैं। बहुत लोग गोल्ड से सिल्वर की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज गोल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव एंड आउट ऑफ बजट फॉर मेनी पीपल। वो चांदी का ज्वेलरी विद गोल्ड कोटिंग भी ले रहे हैं। फैशन आइटम्स भी बहुत हो रहा है। द एक्सपेंशन, एंड वी शुड नेवर फॉरगेट द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट्स है, चाइना का जो डिमांड है चांदी के लिए वो तो इंडस्ट्रियल है। तो ये कंटिन्यू रहेगा मनीषा जी। जी हाँ, चाइना लीड कर रहा है यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड में। इंडियन इंडस्ट्रियल डिमांड पे होती हुई नजर आई है, लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट नंबर्स यहाँ पर अभी भी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। एक फाइनल सवाल विराज, प्राइसेस कैसे देखते हैं फिर आप आगे जाते हुए? आप थोड़े से बेरिश लॉन्ग टर्म, बुलिश नियर टर्म में पहले से भी थे, अब नियर टर्म की अगर बात की जाए अगले 6 महीने की, तो क्या प्राइस मूव्स रहेंगे? मनीषा जी, आई विल स्प्लिट इट इनटू 2। मुझे लगता है अगले 3 से 4 महीने में डाउनवर्ड ट्रेंड है। सेम रीजन जो मैंने पहले बोला, ट्रम्प, जियोपॉलिटिकल, US डॉलर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, बहुत सारे कारण हैं। हाउएवर, क्योंकि इतना वॉलेटिलिटी है वर्ल्ड में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से अंटिल ट्रम्प सेटल डाउन हो जाए और थोड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन सेटल डाउन हो जाए कि 3-4 महीने के बाद क्या होगा। पर अगले 3-4 महीने तो काफी क्लियर है कि थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड ही। ऑलराइट, अब भाई आप कैसे देखते हैं प्राइसेस आगे जाते हुए? विराज को लगता है अगले 3-4 महीने थोड़े से मंदी के रह सकते हैं इन सेंस ऑफ प्राइसेस? द प्राइस अभी थोड़े टाइम का लोअर करेक्शन है, तो इट इज अ गुड टाइम फॉर पीपल टू बाई एंड इन्वेस्ट। तो कहाँ एक सपोर्ट बनता हुआ देखेंगे? आपको लगता है 85,000 या उसके नीचे के लेवल्स भी यहाँ पर शायद आ सकते हैं? मेरे हिसाब से 86,500 तक एक लेवल तक आ सकता है। उसके बाद वापस थोड़ा एक करेक्शन होने के बाद फिर एक छोटी गिरावट के बाद फिर से एक स्टेबिलिटी आएगी। अब है आपकी क्या सेंस है, लोग किस तरह से खरीद रहे हैं और क्या ये ट्रेंड्स चेंज होंगे एट ऑल? कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वाला टाइम तो निकल गया, अब यहाँ पर वेडिंग और वेडिंग गिफ्टिंग का समय है, तो क्या ज्यादा बिकता हुआ नजर आ रहा है स्पेशली साउदर्न इंडिया में? साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो पूजा के आर्टिकल्स काफी सेल में है अभी, और डिनर सेट की काफी डिमांड चल रही है। सिल्वर आर्टिकल इज गोइंग सुपर फैंटास्टिक। और अब है आपको लगता है अगले साल फिर वो लाख रुपए वाला आंकड़ा देखने को मिलेगा?
1,30,000 का आंकड़ा देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ऑल राइट, तो यानी कि नियर टर्म में एक प्रेशर जरूर है, लेकिन लॉन्गर टर्म में यहाँ पर बुलिशनेस बरकरार रह सकती है। बहुत शुक्रिया अभय एंड विराज, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और वो चांदी पर पूरी चर्चा करने के लिए। वेल, आज प्राइसेस बहुत बेहतर नहीं है, $30 प्रति आउंस के नीचे गिरते हुए नजर आए हैं और शायद कुछ और मंदी यहाँ पर रह सकती है, लेकिन वो तब तक जब तक ट्रंप यहाँ पर सेटल नहीं हो जाते और किस तरह के टैरिफ्स हैं यहाँ पर चाइना पे और बाकी रिन्यूएबल्स पे, जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती कुछ प्रेशर यहाँ पर रह सकता है। आपकी स्क्रीन पर अब और गिरावट आती हुई 87,000 का स्तर भी हम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अजय, चांदी में तो गिरावट शायद और जारी रह सकती है, लेकिन सोने में क्या सेंस है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी है? नमस्कार मजीद, मुझे लगता है कि सोने और चांदी में एज ऑफ नाउ मार्केट एक ठहराव में, जिस ढंग से हमने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने की जबरदस्त तेजी देखी और नवंबर मैंने कहा भी था कि मार्केट में एक टेक्निकल करेक्शन आ सकता है और कभी भी जब एक्सपायरी मंथ पे होता है और हम ईयर एंड पे, तो जनरली एक प्रॉफिट बुकिंग है। तो गोल्ड में मुझे लगता है कंसोलिडेशन रहेगा, $2585-2600 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। डोमेस्टिक मार्केट पे भी अगर हम देखते हैं तो बार बार 74, 800, 900 का एक बेस बन जाता है। तो आई डोंट थिंक ये मार्केट में कोई ऐसा पैनिक रहेगा, ये कंसोलिडेशन है। और इनफैक्ट दिसंबर में जैसे एंटर करेंगे, पूरे दिसंबर मंथ में आप देखोगे मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं रहेगा। तो एक आशा लगाई जा रही है कि एक करेक्शन आ जाएगा, बट मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मार्केट ठहराव में आएगा क्योंकि हॉलिडे मूड बन जाएगा। तो हाँ, 1-2 दिन का व्यू लेकर चलते हैं तो 75-200 के करीब मिलता है आज, तो लेके चलिए। ऊपर में मुझे लगता है एक रेंज बाउंड रहेगा, जो 76 जो कल का लेवल दिखा था वापस दिख जाएगा, बट कुल मिला के मार्केट दायरे में रहेंगे। अजय, साथ ही साथ अगर मेटल्स की बात की जाए तो हमने कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में हल्की सी खरीदारी आते हुए देखी है। जिस तरह का डेटा है, बाजार को लगता है चाइना से कुछ और नया स्टिमुलस आ सकता है। करंट लेवल्स पे आप क्या करने की राय देंगे, गिवन द फैक्ट कि आज यूएस मार्केट्स नहीं खुलेंगे, कल हाफ डे है, तो बाकी का हफ्ता क्या करें? बिल्कुल, एक लॉन्ग वीकेंड रहेगा जिसकी वजह से मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में ही है, बट चाइना काफी एग्रेसिवली चीजें चेंज कर रहा है। हमने देखा जो एक्सपोर्ट रिबेट था पहले दिया गया, फिर कैंसिल हुआ, उसकी अनसर्टेनिटी। कॉपर में, एस्किडो माइन में हम देख रहे हैं कुछ कंसर्न्स है मेंटेनेंस को लेकर, वेदर को लेकर भी चिंता है चाइना में, जिस ढंग से स्मेल्टर ने अपनी प्रोडक्शन कट की है। लेड के अंदर भी 180 के नीचे डोमेस्टिक मार्केट पे गया, बट वापस अब रिकवर करा। तो इन ऑल अगर पूरे बेस मेटल में अगर पिक करें तो मुझे लगता है सबसे टॉप पिक रहेगा जिंक, एल्यूमिनियम, देन कॉपर एंड लास्ट वुड बी लेड। तो एल्यूमिनियम में हमने ऑलरेडी देखा कि बॉक्साइट और एल्यूमिनियम के प्राइस कंटिन्यू बढ़े हुए हैं। प्राइसेस बार बार में 240 के ऊपर जा भी रहा है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि दिसंबर वाइज 240 इज गुड टू बाय। ऊपर में 245, 246 तक का लेवल मिल जाएगा। जिंक के अंदर अच्छी खासी रैली पिछले 2 दिनों में आते हुए दिखाई दी सप्लाई साइड को देखते हुए, बट 290 का लेवल एज ऑफ नाउ टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक कंसोलिडेशन रहेगा, 285 के करीब लेंगे, 282 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 288 से 299 तक का टारगेट रहेगा। कॉपर में अगर हम बात करें दिसंबर वाइज, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कॉपर काफी कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। 800 के नीचे नहीं है तो 812 के ऊपर भी नहीं सस्टेन करेगा। 803-4 के करीब लेके चलिए, 812 का टारगेट रहेगा। लास्ट लेड 179 से 182 के बीच में दायरा रहेगा, बट कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल में दिसंबर मंथ में चाइना को लेकर खबरें रहेगी और जो प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। एक और सवाल नेचुरल गैस पे, जो बहुत बहुत वॉलेटाइल है, 3 से 5% की मूव एवरीडे बेसिस पर एक नॉर्मल सी बन गई है। नेचुरल गैस में देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा ट्रिगर जो दिखा रहा है वो यूरोप का स्टोरेज लेवल है, जो करीबन 87% पे है। और हिस्टोरिकली अगर 5 साल का एवरेज देखें तो वो 89 पे रहना चाहिए। तो ये एक बड़ा ट्रिगर दे रहा है बाइंग के लिए। साथ में अभी जो करेक्शन आया था, ये ऑलरेडी हमने वेदर को लेकर डिस्टर्बेंस देखे थे, जिसकी वजह से ये ड्रॉप हमने देखा था। बट ओवरऑल मुझे लगता है इन्वेंट्री का डेटा निकल चुका, हॉलिडे मूड है, टेक्निकली एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में फिर से आता हुआ दिखाई देगा। वर्स्ट इन केस मुझे लगता है कि 268 इज गुड टू बाय, वहां पे एक सपोर्ट ले रहा है, 260 का स्टॉप लॉस लगाइए। दिसंबर में मुझे लगता है 300 का आंकड़ा तोड़ता हुआ दिखाई देगा। एक तरफ सप्लाई साइड कंसर्न, दूसरा रशिया यूक्रेन का भी जो कंसर्न है, इसका भी सपोर्ट हमें देखिए नेचुरल गैस पे मिलेगा। तो सीजनलिटी काफी अच्छी है, करेक्शन के बाद बेहतरीन मौका लेने के लिए लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 300 का रहेगा, हफ्ता 10 दिन का व्यू लेके चलिए। ऑल राइट, तो वो टारगेट्स हैं यहाँ पर एनर्जी और मेटल्स प्राइसेस के। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि स्पाइसेस में, एग्रीकल्चर में, स्पेशली जीरा में किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाए। राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर हैं। धनंजय जी नमस्कार। और जीरे को लेकर फिर से कुछ खबरें निकल के आ रही हैं और बुआई को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं, आप क्या सुन रहे हैं और इसका इम्पैक्ट जीरे के प्राइसेस पे क्या है? नमस्कार मनीषा जी, राजस्थान में सोइंग 100% की 100% आएगी, लेकिन गुजरात में 70% आने का अनुमान है।
क्योंकि आगे का क्लाइमेट कैसा रहता है उसके ऊपर सबकी नज़र है। अभी 3 से 4 महीने निकालने बाकी है। उस बीच अगर गर्मी, ओले, ज़्यादा ठंडी कुछ भी हो सकता है तो जीरे में फिर से वापस तेजी आ सकती है, लेकिन अभी हम कुछ बोल नहीं सकते फिलहाल मैम। लेकिन एक प्राइस सेंटिमेंट क्या मार्केट्स में यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि गुजरात को लेकर कुछ चिंता जरूर है। धीमे धीमे क्लाइमेट ठंडी की ओर बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वापस जीरे का जो सोइंग जो कम हो रहा है वो शायद कवर हो सकता है। लेकिन क्या है कि इस साल बारिश भी ज्यादा गिरी थी, तो वो हिसाब से जमीन जो बोलते हैं जीरे की सोइंग के लिए थोड़ी नरमी वाली है। तो आगे जाके ईड कैसे आता है वो 1 महीने के बाद हमको पता चलेगा। उसके बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि जीरे में क्या होगा आगे जाके। अभी फिलहाल देखने जाए तो ऊंझा मंडी में 10 से 11 हजार बोरी का व्यापार आवके आ रही है और सामने 7 से 8 हजार का व्यापार है। तो जीरा अभी जो रेट से चल रहा है उस रेट से किलो में 5 से 7-10 रुपए की मैक्सिमम मंदी लग रही है। और सामने ये सब हमने जो बात की क्लाइमेट की और आज सोइंग कम है, तो तेजी मुझे कम से कम 30-40 रुपए की तेजी दिख रही है और मंदी 5 से 10 रुपए की दिख रही है। ऑल राइट, जैसे आपने अभी नंबर्स बताए हैं, 10 से 11 बोरी की आवक है, 1000 बोरी की आवक है, 7 से 8 की कंजम्पशन है, तो उस हिसाब से तो सप्लाई ज़्यादा फिलहाल बाजार में आ रही है। और जैसे आपने कहा कुछ मंदी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर जो नंबर्स बाजार देख रहा है राजस्थान के, और जैसे आपने कहा गुजरात पिकअप यहाँ पर कर लेगा, तो किस तरह की फसल की एक्सपेक्टेशन है? फसल तो गुजरात तो कम आएगी, क्योंकि गए साल हमने देखा कि 600-700 रुपए किलो प्रति किलो का रेट देकर किसानों ने ज्यादा सोइंग की थी। उस साल वो 10-15% किसान पीछे हट जाएंगे जिसने भाव देखकर सोइंग की थी। और दूसरा, जमीन अभी भी क्लाइमेट गर्मी ज्यादा है, जो क्लाइमेट बनना चाहिए जीरे का वो अभी फिलहाल अभी 2-3 दिन से लग रहा है कि अभी जीरे में ठंडी आई तो अभी क्लाइमेट वापस अच्छा बन रहा है, तो थोड़ा कवर हो सकता है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा कवर हो सकता है। और अच्छे जीरे की मांग कैसी है फिलहाल भारतीय बाजारों में? इस साल लोग हैंड टू माउथ है, तो इस साल हमने पहली बार देखा लास्ट 10 इयर्स में कि कंटिन्यू जीरे की गिराकी निकली है। नहीं तो क्या होता है हर साल जीरे की अभी नवंबर दिसंबर में जैसे कि गिराकी थोड़ी कमजोर हो जाती है, लेकिन इस साल शादियां भी ज्यादा है और फंक्शन भी ज्यादा है और रमजान भी फरवरी में है, तो उसकी भी डिमांड नवंबर दिसंबर में हमें थोड़ा थोड़ा देखने मिला है। तो हैंड टू माउथ है लोग, तो सब खालियां हैं कंपनियां, ट्रेडर, तो माल जितना भी आ रहा है सामने बिक जा रहा है। चलिए, तो फिर आपके लिए अच्छी खबर है और कंज्यूमर्स को यहाँ पर नजर देनी होगी जीरे के प्राइसेस पर, क्योंकि जैसे राजगौर जी कह रहे हैं कि 5 से 7 रुपए की मंदी, लेकिन 30 रुपए तक की तेजी हम यहाँ पर देख सकते हैं। धनंजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जैसे आपने कहा, ऑफकोर्स नजर रहेगी यहाँ पर गुजरात में कि किस तरह का मौसम वहाँ रहता है और कैसी बुआई पिकअप होती है। अजय, आप कैसे देख रहे हैं जीरा को, और आपकी कोई टॉपिक यहाँ पर क्रॉस स्पाइसेस में? देखिए, पूरे स्पाइस पैक की बात करें तो हमने पहले भी ये एक्सपेक्ट किया था कि गुजरात और राजस्थान दोनों ही में जीरा और धनिया दोनों का एरिया इस बार कम होता हुआ दिखाई देगा। फार्मर्स के पास दूसरे ऑप्शन भी है, और लानिनो के बाद जो मॉइस्चर लेवल होता है वो काफी ज्यादा रहता है, इसके लिए सोइंग भी डिले होती है। ये दोनों फैक्टर जीरा और धनिया दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जीरे के अंदर मुझे लगता है कि 24,900 इज गुड टू बाय, 24,400 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट खाली 26,000 तक का ही है, बट आप ये मान के चलिए कि इस बार जो कैरी और स्टॉक है वो काफी अच्छा है, जिसकी वजह से बड़ी तेजी नहीं है, बट पॉजिटिव माइंडेड ही मार्केट मूव करेगा। वहीं धनिया में मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली के बाद एक करेक्शन आना था, वो आ चुका है। करंट लेवल से धनिया को लिया जा सकता है 73.80 के स्टॉप लॉस से। टारगेट में मुझे लगता है वापस ये 8200 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं सोइंग पिछड़ती हुई दिखाई देगी, और इनफैक्ट कैरी और स्टॉक में कंटिन्यू हम ड्रॉप देख रहे हैं 2 साल के बाद से, तो दोनों ही काउंटर स्ट्रॉन्ग है। लास्ट अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी हमने 14,000 के ऊपर जाते हुए देखा, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा। बट मुझे अभी भी लगता है कि बैलेंस शीट काफी टाइट है, और जैसे जैसे हम दिसंबर में एंटर करेंगे रमजान की डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी। हल्दी के अंदर 13,300 पे लेके चलेंगे, 13,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 14,000 तक का लेवल अगले हफ्ते तक देखने मिल जाएगा। चलिए, अगर आपको लेना ही है मसालों में कुछ, तो फिर जीरा और धनिया एक बेटर पिक्स हैं। जीरा और हल्दी यहाँ पर बेटर पिक्स हैं। धनिया में ऑफकोर्स एक बहुत ही रेंज सीमित वाले कारोबार। अजय जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का भी समय है, इतनी ही है अब कमोडिटीज़ की कवरेज, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे इक्विटीज़ की।